हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो है वो फुल्ली एंड कम्प्लीटली फोकस्ड है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग पे। लास्ट की वीडियो में हम लोग ने देख चुका है डायरेक्टिंग का डेफिनेशन, देन आफ्टर हम लोगों ने देखा है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग एंड देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग। अगर आपको वो सारे टॉपिक्स में डाउट है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो को देख सकते हैं। सो आज हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग चार होता है, डायरेक्टिंग का एलिमेंट चार होता है: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सो आज हम लोग यही चार टॉपिक को डील करेंगे, यही चार टॉपिक को बेहतर तरीके से समझेंगे कि ये चार टॉपिक होता क्या और डायरेक्टिंग में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है और इसके फंक्शंस क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सुपरविजन से। सुपरविजन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि गाइड करता है एम्प्लॉय के एफर्ट को और उस चीज़ को, उस आदमी को, उस पर्सन को जो कि एक कंपनी को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। ये जो सुपरविजन है इसको एक और तरीके से समझा जाता है, एक फंक्शन जो कि परफॉर्म होता है सुपरवाइजर के द्वारा। सुपरवाइजर हम उनको कहते हैं जो हमारे ग्राउंड लेवल वर्कर को, फैक्ट्री लेवल वर्कर को सुपरवाइज करता है, उसे उन्हें काम बताता है कि ये काम करना है, ये काम करना है, तो उन्हें हम लोग सुपरवाइजर कहते हैं। और सुपरवाइजर जो काम करता है उसको भी एक दूसरे वर्ड में हम लोग सुपरविजन कहते हैं। सो इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज अ फंक्शन परफॉर्म बाय द सुपरवाइजर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड रहता है वर्कर से। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सुपरवाइजर जो होता है वो फैक्ट्री लेवल वर्कर को, ग्राउंड लेवल वर्कर को सुपरवाइज करता है, डायरेक्शन देता है। ये एक इम्पॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि वो डे टू डे फंक्शन को सीन करता है, चेकआउट करता है, उनसे बात करता है, उनके फाइट डिस्प्यूट्स को ठीक करता है। सुपरवाइजर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द वर्कर्स। नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन। सो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले दे मेंटेन डे टू डे रिलेशनशिप विद द वर्कर। अभी मैंने बोला कि ये डे टू डे रिलेशनशिप वर्कर का मेंटेन करते हैं। डे टू डे रिलेशनशिप मतलब रेगुलर बेसिस पर वो वर्कर से कांटेक्ट करते हैं, उनके प्रॉब्लम जानते हैं, उनको अपना काम बताते हैं, उन्हें क्या करना है। सो दे मेंटेन अ डे टू डे रिलेशनशिप विद द वर्कर। नेक्स्ट है दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। वर्कर का जो प्रॉब्लम होता है वो जाकर के वो मैनेजमेंट को बताते हैं कि ये वर्कर इस कारण से काम नहीं कर पा रहा है, या वर्कर जो यूनियन है वर्कर का वो इस कारण से आंदोलन वगैरह पे बैठी हुई है। मैनेजमेंट का जो बात होता है वो वर्कर को वो बताता है कि ये ऑर्डर आया है मैनेजमेंट साइड से, आपको ये काम करना है, इतना टाइम तक आपको कंप्लीट कर देना है। और वर्कर का काम मैनेजमेंट को, वर्कर जो कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है, डिस्प्यूट अराइज हो गया है, वो सारा चीज़ वो मैनेजमेंट को पहुंचाता है, जो कि पहुंचाने लायक होता है वो सिर्फ। ही शॉर्ट आउट इंटरनल डिफरेंसेस विच मीन्स जो सुपरवाइजर होता है वो इंटरनल डिफरेंसेस को शॉर्ट आउट करता है, फाइट डिस्प्यूट को शॉर्ट आउट करता है। इंश्योर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू टारगेट हो रहा है कि नहीं, ये भी देखना सुपरवाइजर का काम है। गिव्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करता है वर्कर को, एम्प्लॉय को जो नहीं जानते हो या फिर जो न्यू रिक्रूटेड एम्प्लॉय हैं उन्हें। नेक्स्ट है मेंटेन हाई मोरल अमंग वर्कर। अपने वर्कर के बीच में एक हाई मोरल मेंटेन करना काम सुपरवाइजर का। सजेस्ट वे ऑफ डेवलपिंग मोरल स्किल, ये भी काम सुपरवाइजर का है। वो अपने वर्कर को एक बेस्ट वे टू डेवलप अ मोरल स्किल सजेस्ट करता है। नेक्स्ट आगे आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन तीन पार्ट में डिवाइडेड है: मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने सबऑर्डिनेट को उस वे में एक्ट करने को मजबूर कर देते हैं जो कि आपके लिए आपका जो डिज़ायर होता है उसको अचीव करता है। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन द डिज़ायर मैनर टू अचीव सर्टेन गोल। अपने सबऑर्डिनेट को उस मैनर में एक्ट करने को मजबूर कर देना जिसमें आपका गोल अचीव हो रहा हो, या फिर उस आदमी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को उस वे में मोटिवेट करना जिसमें आपका गोल अचीव हो रहा हो। मोटिव अराइज आउट ऑफ द नीड ऑफ इंडिविजुअल। हमारा जो नीड है उससे अचीव होता है, अराइज होता है मोटिव। मोटिवेशन डिपेंड ऑन द सेटिस्फाइड नीड ऑफ द पीपल। हमारा जो सेटिस्फाइड नीड होता है उसमें मोटिवेशन डिपेंड करता है। एंड मोटिवेटर टेक्निक टू मोटिवेट पीपल इन द फर्म। हमारे फर्म में जो पीपल होते हैं उन्हें मोटिवेट करने का जो टेक्निक होता है उसे हम लोग कहते हैं मोटिवेटर। आगे हमारा आता है फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहला जो मोटिवेशन है वो एक इंटरनल फीलिंग होता है, हमारे अंदर से जो फील आता है उसे हम लोग कहते हैं मोटिवेशन। नेक्स्ट है प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जो हमारा गोल रहता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, उससे रिलेटेड जो
फील करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नेक्स्ट है आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। मोटिवेशन आइदर नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल कभी नहीं होता। वाई? बिकॉज नेगेटिव, आप उससे दुश्मनी रखना चाहते हो तो आप दुश्मनी ही रखोगे, दोस्ती रखना चाहते हो तो आप दोस्ती ही रखोगे। आप न्यूट्रल पे नहीं रहोगे कि मैं उससे दुश्मनी तो रखूंगा लेकिन दोस्ती के वे में। सो ये मोटिवेशन कभी न्यूट्रल नहीं होता। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मोटिवेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। वाई? बिकॉज आप किसी के माइंड को अपने अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए मजबूर कर रहे हो। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन प्रोसेस। तो ये एक मोटिवेशन प्रोसेस है जो कि सीन किया गया है वेरियस पीपल में, मतलब स्टडी के तौर पर पता चला है कि ये एक मोटिवेशन प्रोसेस होता है। सो आपका नीड अराइज होता है उससे, फिर आपको मालूम पड़ता है कि आपका ये नीड है, फिर वो पता चलता है आपको कि अनसेटिस्फाइड नीड है। अनसेटिस्फाइड नीड आपको टेंशन देता है, इट ड्राइव्स यू सर्च बिहेवियर। सेटिस्फाइड नहीं था, एंड द लास्ट वन इज रिडक्शन ऑफ टेंशन। जब आपका नीड अचीव हो जाता है तब आपका टेंशन रिड्यूस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। सो इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल। अगर आप किसी आदमी को मोटिवेट कर रहे हो और वो मोटिवेट हो रहा है तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस लेवल इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज चेंज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका जो नेगेटिव एटीट्यूड है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के साइड से हो या किसी के भी साइड से हो, उससे वो मोटिवेट करके पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करता है। नेक्स्ट इज रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। जो हमारे एम्प्लॉय जॉब छोड़ करके जाते हैं और तो उससे रिड्यूस करता है। वाई? बिकॉज मोटिवेशन, जब आप किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं सो आप उनका माइंड सेट जो है उसे चेंज कर रहे हैं। और जब एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस होता है तो आपका जो कंपनी में न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय होता है और उसका ट्रेनिंग होता है, सो उसमें जो मनी स्पेंड होता है सो वो बचता है। सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मोटिवेशन। रिड्यूस एब्सेंटीज, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटीज रिड्यूस होते हैं। ब्रिंग स्मूथ चेंज, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्मूथ चेंजेस ब्रिंग करना भी मोटिवेशन का काम है। नेक्स्ट आ रहा है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो इसमें 5 पॉइंट है। फर्स्ट है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड। इन दिस, ये एक ऐसा नीड होता है जो आपका बेसिक नीड है। हंगर, स्लीप, शेल्टर, ये आपका एक बेसिक नीड है जो आप हर किसी के पास होना ही होना चाहिए। सेकंड इज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड मतलब जॉब, पेंशन प्लान, आपके आफ्टर जॉब के बाद अगर आपको पेंशन मिल रहा है कि नहीं, तो ये सारा आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड है। क्राइसिस के टाइम पे आपका जॉब बचा हुआ रहेगा कि नहीं, सो ये सारे जो होते हैं उन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड में काउंट किया जाता है। थर्ड इज एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड। इसमें फ्रेंडशिप नीड, दोस्ती, रिश्तेदारी, ये सारे नीड्स एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस में आता है। फोर्थ इज स्टीम नीड विच मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, वॉट यू आर इज कॉल्ड स्टीम नीड। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसमें ग्रोथ, अचीवमेंट एक्सेट्रा काउंट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैस्लो थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। मैस्लो का जो थ्योरी था वो 4 एजम्पशन पे बेस्ड करता है। पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स। जो हमारा बिहेवियर होता है वो हमारे नीड पर बेस्ड होता है। हमें कार चाहिए तो हम उसे हासिल करने के लिए अपने नीड को रखेंगे। सेकेंड इज नीड स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टू हायर। हम डायरेक्ट अपने जो हमारा नीड होता है वो बेसिक टू हायर जाता है। हम डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि हमें प्लेन ही चाहिए, हम स्कूटी से स्टार्ट करेंगे, कार पे जाएंगे, फिर ट्रेन लेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल मूव ऑन टू कार, प्लेन। सो इट स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टू हायर। पहले हम छोटा नोकिया फ़ोन रखते थे, उसके बाद फिर आया हमारे पास टच स्क्रीन, अब हमारे पास आ गया एप्पल का आईपैड, एंड देन आफ्टर everyone has the iPad in their pocket and etc. थर्ड इज सेटिस्फाइड नीड कांट मोटिवेट ओनली नेक्स्ट हाई नीड कैन मोटिवेट। जो हमारे पास नोकिया का फ़ोन था उसके बाद हमारे पास आया माइक्रोमैक्स का फ़ोन, माइक्रोमैक्स के बाद आया हमारे पास टच स्क्रीन फ़ोन, सैमसंग वगैरह ने लॉन्च किया। उसके बाद अभी बहुत सारे कंपनी है जो है वो बेहतर से बेहतर ढंग का फ़ोन लॉन्च करे जिसमें HD कैमरा एंड एक्सेट्रा फंक्शन होता है। सो बेसिक जो हमारा नीड होता है वो जो नोकिया फ़ोन हमारा नीड, एक टाइम पे हम डिमांड करते थे कि काश हमारे पास वो नोकिया का फ़ोन होता, वो हमें मिल गया। तो फिर हम लोगों ने डिमांड किया कि काश हमारे पास वो टच स्क्रीन फ़ोन होता, वो हमें मिल गया। सो टच स्क्रीन फ़ोन आजकल के 99% लोगों के हाथ में वो आपके वो टच स्क्रीन फ़ोन आपको दिख जाएगा। सो वो 99% लोग वो डिमांड नहीं कर रहे, आप डिमांड करते हो क्या, तो काश हमारे पास एक आईपैड होता।
सो मोटिव जो हमारा बेसिक नीड जो स्टार्ट होता है, सो लोअर नीड जो होता है वो मोटिवेट नहीं करता। जो नीड हमारा फुलफिल हो चुका है वो अब हमें मोटिवेट नहीं कर पा रहा है। हमें नोकिया फ़ोन अब मोटिवेट नहीं कर रहा है, हमें अब मोटिवेट क्या कर रहा है, तो एप्पल का आईपैड। सो पर्सन मूव टू हायर व्हेन ओनली लोअर नीड इज फुलफिल। एक पर्सन हायर पे ही मूव करता है जब उसका लोअर फुलफिल होता है। आपको टच स्क्रीन फ़ोन मिला, उसके बाद ही आप आईपैड पे मूव ऑन किए। आप पहले से ही आईपैड का डिमांड नहीं करते थे, आप पहले एक टच स्क्रीन फ़ोन आपने डिमांड किया, वो आपको मिला, तो अब आप हायर नीड पे मूव किए। सो ये होता है मैस्लो थ्योरी, इन 4 बेसिस पे बेस्ड है। नेक्स्ट है इंसेंटिव। सो इंसेंटिव क्या होता है, ये एक मेजर होता है, दीज आर द मेजर विच आर यूज टू मोटिवेट पीपल। इंसेंटिव एक मेजर होता है जिससे जो पीपल होता है उसको मोटिवेट किया जाता है। इसमें 2 टाइप का इंसेंटिव है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। एक एक करके दोनों को अब अंडरस्टैंड करेंगे होता क्या। फाइनेंशियल इंसेंटिव, इट रिफर्स टू एन इंसेंटिव विच आर इन डायरेक्टली मॉनिटरी टर्म एंड सर्व टू मोटिवेट पीपल फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ये डायरेक्टली मॉनिटरी टर्म में होता है और ये सर्व करता है पीपल को मोटिवेट फॉर बेटर परफॉर्मेंस। सो वेयर इट इज़ यूज्ड वो चेक कर लेते हैं। पे एंड अलाउंस, पे एंड अलाउंस फॉर एवरी एम्प्लॉय, सैलरी इज द बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव। किसी भी एम्प्लॉय के लिए सैलरी वन ऑफ द मोस्ट बेसिक इंसेंटिव है। सेकेंड है प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, विच मीन्स शेयर विथ एम्प्लॉय इन फ्यूचर प्रॉफिट। जो हमारे एम्प्लॉय होता है उनके साथ अपने प्रॉफिट को शेयर करना इन फ्यूचर बेसिस। थर्ड इज प्री रिक्वेस्टिज, विच मीन्स like car allowance, housing, medical aid which act as a motivation to employ। का मतलब अपने एम्प्लॉय को कंपनी के साइड से हॉस्पिटल वगैरह मुफ्त में ट्रीटमेंट कराने का जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्री रिक्वेस्टिज। फोर्थ इज बोनस, इट इज़ ऑफर्ड ओवर द सैलरी और वेजेस टू द एम्प्लॉय। सैलरी और वेजेस के अलावा जो हमें पैसा मिलता है ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम लोग कहते हैं बोनस। फिफ्थ इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, which means it plans aim at linking payment of wage to increase in productivity at individual or group level. Sixth is co-partnership and stock option, which means the allotment of share contribution for growth of the organization from employee. And the seventh is retirement benefit, retirement के बाद आपको पेंशन मिलेगा कि नहीं उसे हम लोग कहते हैं retirement benefit, which means like provident fund, pension act as an incentive which they are in organization। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव कांट सेटिस्फाई ऑल द नीड। जो हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो हमारे सारे नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सो देयर आर सम अदर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव विच आर लाइक प्रमोशन एक्सेट्रा। सो लेट्स सी वेयर इट इज़ यूज्ड। सब इम्पॉर्टेंट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। सबसे पहला हमारा स्टेटस, सो इट मीन्स रैंकिंग ऑफ पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन, इट गिव्स फिजियोलॉजिकल नीड टू बी फुलफिल्ड। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक विच डिस्टिंग्यूश वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर। एक ऑर्गेनाइजेशन को अदर से जो डिस्टिंग्यूश करता है कैरेक्टरिस्टिक, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। थर्ड इज करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, सो इट मीन्स प्रमोशन वर्क एज अ टॉनिक। प्रमोशन जो होता है एक टॉनिक की तरह काम करता है। अगर आपको प्रमोशन मिल रहा है तो आप बेहतर काम करेंगे, और अगर आपको प्रमोशन इन फ्यूचर अगर आपको प्रमोशन कोई फिक्स नहीं है तो आप काम उतना बेहतर ढंग से नहीं करेंगे। सो प्रमोशन जो एक तो होता है वो एक टॉनिक की टाइप से काम करता है। सो इट इनकरेज एम्प्लॉय टू एग्जिबिट इम्प्रूव परफॉर्मेंस। Fourth point is job enrichment, which means if job itself become a source of motivation to individual, if job are made interesting, then individual work better. So job enrichment is one of the best non-financial incentive. Fifth point is employee recognition program. Employee recognition program में मतलब होता है कि जिसमें अगर डिसीजन लिया जा रहा है एम्प्लॉय के लिए तो उसमें एम्प्लॉय लोग को भी शामिल करना चाहिए। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द इश्यू रिलेटेड टू देम। सिक्स पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी। आफ्टर रिटायरमेंट डू यू हैव द पेंशन प्लान और एक्सेट्रा, इज कॉल्ड जॉब सिक्योरिटी, विच मीन्स एम्प्लॉय वॉन्ट देयर जॉब टू बी सर्व, दे वॉन्ट देयर जॉब सिक्योरिटी इन फ्यूचर।
Seventh point is employee participation, which means employee involved in the decision making. Eighth point is employee empowerment. Employee empowerment means giving power to employee. It gives them to feel that their job is important and there will be best using if they were treated as a best employee of the organization, then their contribution is also best. Let me remind you again the employee recognition program. The fifth point, let me clarify you again. When you are appreciated, like giving a certificate for best performance, congratulations to employee for best performance, this is called employee recognition program. आगे बढ़ते हैं. आगे हमारा लीडरशिप. सो लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस विच मैक्सिमाइज द एफर्ट ऑफ अदर टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल. ये एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जो कि मैक्सिमाइज करता है एफर्ट ऑफ अदर टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ अ गोल. इस डेफिनेशन में एक टर्म आप नोटिस करिएगा, की एलिमेंट इन दिस डेफिनेशन, लीडरशिप स्टेम्स फ्रॉम सोशल इन्फ्लुएंस. लीडरशिप सोशल इन्फ्लुएंस से स्टीम होता है, ना कि ऑथोरिटी और पावर से. लीडरशिप रिक्वायर अदर, लीडरशिप दूसरे को रिक्वायर करता है, एंड दैट इम्प्लाइड दे डोंट नीड टू बी डायरेक्ट रिपोर्ट्स. आगे बढ़ते हैं. आगे हमारा आता है फीचर्स ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप का फीचर्स क्या क्या होता है. आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई लीडर है या आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉय को लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट पर्सन हैड इंडिकेट एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर. वो इंडिविजुअल के पास एबिलिटी है कि वो दूसरे आदमी का माइंड सेट चेंज कर सके. सेकेंड फीचर इज ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ अदर्स जो होते हैं उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं वो लीडरशिप के द्वारा लाए जाते हैं. थर्ड इज इंडिकेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. इट इंडिकेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर. लीडर्स और फॉलोअर के बीच में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है उसको इंडिकेट करता है. फोर्थ पॉइंट होता है एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल, विच मीन्स इट एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसे अचीव करने में हेल्प करता है. और लीडरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो कभी रुक नहीं सकता. वाई? बिकॉज अगर आप लीडरशिप स्टॉप कर देंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का काम स्टॉप हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप. सो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल. सबसे पहला काम है जो पीपल होते हैं उनको बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना अकॉर्डिंग टू यू. सेकेंड है मेंटेन पर्सनल रिलेशनशिप. ही मेंटेन पर्सनल रिलेशनशिप एंड हेल्प्स इन फुलफिलिंग देयर नीड. एक पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करता है और देन आफ्टर वो हेल्प करता है उनके नीड्स को फुलफिल करने में. plays a key role. He plays a key role in introducing required changes in the firm. जो हमारा लीडर होता है वो एक की रोल प्ले करता है न्यू चेंजेस को लाने में. He handle conflicts bravely and does not allow एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट. जो हमारा लीडर होता है वो कॉन्फ्लिक्ट को बहुत बेहतर ढंग से हैंडल करता है और उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने देता है. प्रोवाइड ट्रेनिंग. ही प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर सबऑर्डिनेट. अपने लोअर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना काम लीडर का ही है. आगे बढ़ते हैं. आगे हमारा था व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर. एक गुड लीडर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए. तो यहाँ पर आपको 9 क्वालिटी आपको दिख रहा है. तो सबसे पहला है फिजिकल फीचर्स. गुड फिजिकल फीचर अट्रैक्ट पीपल. वो बेहतर स्मार्ट हैंडसम है तो वो अपने एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करता है. सेकेंड इज नॉलेज. ही मस्ट रिक्वायर्ड नॉलेज. उसके पास एक नॉलेज मस्ट होना चाहिए. अगर वो नॉलेजेबल नहीं होगा तो उसके तरफ उसके एम्प्लॉय अट्रैक्ट नहीं होंगे. थर्ड इज इंटीग्रिटी. ही शुड पोज हाई लेवल ऑफ ऑनेस्टी. जो हमारा लीडर उसके अंदर हाई लेवल ऑफ ऑनेस्टी होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट इज इनिशिएटिव विच मीन्स ही शुड नॉट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी रैदर ही शुड ग्रैब इट. अपॉर्चुनिटी का वेट लीडर को नहीं करना होता है. वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने दूसरे को लेने से पहले वो खुद उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो. उसे हम लोग कहते हैं गुड लीडर. इनिशिएटिव मतलब फर्स्ट स्टेप. कम्युनिकेशन स्किल.
he should have that capacity to communicate his idea and make people to understand it. communication skill मतलब changing the mindset of other people. उस लीडर में ऐसा कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो दूसरे आदमी को अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए मजबूर कर सके. मोटिवेशन स्किल, ही शुड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ पीपल एंड हेल्प इन सेटिस्फाइंग द नीड. वो जो उनके एम्प्लॉय है उसके नीड को समझ सके और उनके नीड के अकॉर्डिंग भी काम करना जाने. सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक लीडर के अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो लीडर बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा. वाई? बिकॉज जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप दूसरों के सामने क्या जाकर के बोलोगे. डिसीजिवनेस मतलब ही शुड बी डिसीजिव इन मैनेजिंग द वर्क, वो खुद काम को करने में बेहतर हो. सोशल स्किल, ही शुड बी सोशलेबल एंड फ्रेंडली विथ हिज कलीग एंड फॉलोअर. अपने कलीग और फॉलोअर के साथ जो सोशली इंटरेक्टेड रहता है उसे हम लोग कहते हैं सोशल स्किल. आगे बढ़ते हैं लीडरशिप स्टाइल. तो लीडरशिप स्टाइल 3 तरीके का होता है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर. तो आइए चलिए वन बाय वन ये तीनों को भी अब हम लोग जान लेते हैं. ऑटोक्रेटिक क्या होता है? सो ऑटोक्रेटिक, दे गिव्स ऑर्डर एंड दे एक्सेप्ट देयर एम्प्लॉय टू ओबे दिस. मतलब जो ऑटोक्रेटिक लीडर्स होता है उसमें वो ऑर्डर देते हैं और अपने एम्प्लॉय से ये डिज़ायर करते हैं कि वो उन ऑर्डर को माने और फॉलो करें. दे आर डेग्नोमेटिक, दैट इज डोंट वांट टू चेंज विशेस. वो अपने विशेष पर कायम रहने वाले आदमी होते हैं ऑटोक्रेटिक पीपल्स. बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट इज अवार्ड और पनिशमेंट बोथ कैन बी गिवन डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट सुटेबल फॉर फैक्ट्री. ये जो ऑटोक्रेटिक होता है इसमें जो हमारा लीडर होता है वो अवार्ड और पनिशमेंट दोनों देता है. अगर आप काम बेहतर ढंग से करेंगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, अगर आप काम बेहतर नहीं करें तो आपको पनिशमेंट मिलेगा. और जो ऑटोक्रेटिक होता है वो फैक्ट्री लेवल के लिए बेस्ट सूटेड होता है. सेकेंड हमारा है डेमोक्रेटिक. नाम से ही पता चल रहा है कि वो फुली डेमोक्रेटिक है. मतलब he encourages his employee to participate in decision making. They exercise more control by using force within the group. जो डेमोक्रेटिक होता है वो अपने एम्प्लॉय को ऐसा रखता है करके कि इसमें एम्प्लॉय पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग में. एंड द थर्ड इज लेजिस्फेयर. इसमें क्या होता है? द फॉलोअर्स आर गिवन हाई पावर एंड इंडिपेंडेंट टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड वे टू अचीव देम. इसमें लेजिस्फेयर में जो थर्ड पॉइंट है इसमें जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उसमें इतना पावर एम्प्लॉय को दिया जाता है कि वो अपने से रूल बनाए, अपने से काम करे और अपने से ऑब्जेक्टिव अचीव करे. सो आगे बढ़ते हैं. आगे हमारा है टॉपिक कम्युनिकेशन. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन. हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले 3 पॉइंट कंप्लीट कर चुका है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में. पहला सुपरविजन, दूसरा लीडरशिप एंड तीसरा मोटिवेशन एंड द फोर्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करना. नाम से ही पता चल रहा है बातचीत करने को कहते हैं कम्युनिकेशन. इसको देखते हैं. It is simply the act of transferring information from one person or group to another. ये एक सिंपली एक ऐसा एक्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन पास आउट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन और ग्रुप टू अनदर. एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट एक सेंडर, एक मैसेज एंड एक रिसिप्टेंट. आप किसी से भी कम्युनिकेट करें आपको उसमें एक व्यक्ति लगता ही लगता है. कम्युनिकेशन में इंक्लूड होता है आवर इमोशन, द कल्चर सिचुएशन, द मीडियम यूज टू कम्युनिकेट एंड इवन आवर लोकेशन. सो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कम्युनिकेशन में आगे क्या है. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में यहाँ पर आपको 8 एलिमेंट दिख रहा है. सो मैं 8 को एक एक करके आपको क्लैरिफाई करती हूँ और आपको समझाती हूँ होता क्या है. सेंडर का मतलब मीन्स पीपल हु कन्वे देयर थॉट्स और ऑर्डर टू रिसीवर. ये ऐसे पीपल होते हैं जो अपने थॉट और मैसेज को रिसीवर को सेंड करते हैं. इट रिप्रेजेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. सेंडर रिप्रेजेंट करता है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को. सेकंड है हमारा मैसेज. मतलब होता है इट इज द इंटेंडेड टू द कम्युनिकेट like feelings. It is the intent to be communicated like feelings. ये feeling के टाइप से कंटेंट होता है. थर्ड इज इनकोडिंग.
मतलब हम लोगों ने जो मैसेज भेजा है, काउंटिंग मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल, हमारा जो मैसेज है उसको कम्युनिकेशन सिंबल में चेंज करना को कहते हैं इनकोडिंग। थर्ड इज मीडिया, थ्रू विच इनकोड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर, किस मीडिया से आप अपने मैसेज रिसीवर तक पहुंचाना चाह रहे हो उसको हम लोग कहते हैं मीडिया। फोर्थ इज डिकोडिंग, कन्वर्टिंग इनकोड सिंबल ऑफ द सेंडर, जो हमारा इनकोड सिंबल आया है सेंडर के द्वारा उसको इनकोड किया जाता है, उसको कहते हैं इनकोडिंग। रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर, जिसको आप यहाँ पर मैसेज कर रहे हो, जो यहाँ जो सेंडर है जो रिसीवर को जो मैसेज कर रहा है, रिसीविंग द मैसेज इज कॉल्ड द रिसीवर। Seventh point is feedback. It include all those action of receiver, including that he has reward and understood the message of sender. यहाँ जो आपने सेंडर जो आप हैं रिसीवर को मैसेज भेजे, फीडबैक में ये बताया जाता है कि मैसेज ठीक से पहुंच चुका है एंड मैसेज सही है गलत है, ये सारे फीडबैक्स में काउंट होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज 8th पॉइंट, नॉइज, विच मीन्स सम ऑब्स्ट्रैक्शन और हिंड्रेंस टू कम्युनिकेशन, कुछ ऑब्स्ट्रैक्शन और हिंड्रेंस तकलीफी पहुंचाने में मैसेज, उसको कहते हैं नॉइज। एग्जाम्पल, एंड इनअटेंटिव रिसीवर, इनअटेंटिव रिसीवर, कोई इनअटेंटिव रिसीवर जिसे आप मैसेज कर रहे हैं उसके पास मैसेज पहुंच रहा है बट वो सीन नहीं कर रहा है, सो ये हो जाता है नॉइज। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सो इसमें सबसे पहला पॉइंट है एक्ट एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब इट प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट एक्टिविटी एंड पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। सेकेंड हमारा पॉइंट है हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ द इंटरप्राइज में हेल्प करता है, विच मीन्स इट मेक्स पॉसिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग एंड अनरिस्ट्रिक्टेड वर्किंग ऑफ द इंटरप्राइज। थर्ड इज एक्ट एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब इट प्रोवाइड नीडेड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन नीडेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज मैनेजरियल इफिशियंसी, इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी का मतलब होता है इट कीप्स द ऑर्गेनाइजेशन एट वर्क विथ एफिशिएंसी। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोट कॉरपोरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस, मतलब when there is industrial peace in the factory and mutual cooperation between management and worker, peace is achieved. And the last point is establish effective leadership, which means effective communication helps to influence subordinate, it is the basis of leadership. ये communication जो होता है वो leadership का basis होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन, इट बूस्ट मोरल एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इनेबल्स मैनेजमेंट टू मोटिवेट इन्फ्लुएंस एंड सेफ्टी ऑफ द सबॉर्डिनेट। इट बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन, अपने सबॉर्डिनेट को प्रोवाइड मोरल प्रोवाइड करता है और मोटिवेशन भी। नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हमारा जो बातचीत होता है वो दो तरीके से होता है, एक फॉर्मल वे में और दूसरा इनफॉर्मल वे में। यहाँ आपको पिक्चर में शो होता है इनफॉर्मल वे जैसे ऑफिस में, और फॉर्मल वे मैसेज, चिट चैट, ग्रुप चैट एक्सेट्रा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज वन दैट पासेस थ्रू प्री डिफाइंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उससे हम लोग कहते हैं जो कि प्री डिफाइंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन से पास आउट होता है। एंड इनफॉर्मल communication, on the contrary, informal communication refers to the form of communication which flow in every direction, that is moved freely in the organization, किसी भी डायरेक्शन में जाता है, उसको कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है, इट मे बी फर्दर क्लासिफाइड एज वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। वर्टिकल कम्युनिकेशन जो हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वो बात होता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, सो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव, सबमिशन ऑफ प्रोसेस रिपोर्ट, रिक्वेस्ट ग्रांट इट, मतलब जो लोअर लेवल वर्कर अपने सबॉर्डिनेट या अपने बॉस को जो लेटर लिखता है वो सारे होते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में होता है सेंडिंग टेक्स्ट टू एम्प्लॉय फॉर मीटिंग एक्सेट्रा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ऑन द सेकेंड हैंड, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो होता है
one department to another. It take place, for example, contract of production manager with finance manager. Production manager finance manager से बात कर रहा है, so it's called horizontal communication. नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन नेटवर्क वेरियस टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहला है चेन. चेन जो होता है ये सुपरवाइजर एंड हिज सबऑर्डिनेट फॉलो थ्रू सिंगल चेन. सुपरवाइजर और हिज उसका और उनका सबऑर्डिनेट फॉलो जो बातचीत होता है वो एक चेन के तौर पर होता है थ्रू अ सिंगल चेन. नेक्स्ट है हमारा wheel. The pattern through which communication flow within organization is generally indicated through communication network. So communication network हमारा बोर्ड क्वेश्चन पेपर में 12 का 1 मार्क क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क. सो आपको ये जो डेफिनेशन है आप नोट डाउन कर ले अपने कॉपी में, बिकॉज ये आपको मस्ट रिमेंबर रहना चाहिए. सेकंड पॉइंट इज व्हील. व्हील क्या होता है? इन दिस द सबऑर्डिनेट आर नॉट अलाउड टू टॉक अमंग देयरसेल्फ. ऑल सबऑर्डिनेट वर्क अंडर वन सुपरवाइजर एज ही एक्ट एज अ हब ऑफ द व्हील. मान लीजिए ये हमारा सुपरवाइजर है, यहाँ जितने भी सबऑर्डिनेट है वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, बल्कि जो भी बात करना है वो अपने सबऑर्डिनेट को बोलेंगे, सबऑर्डिनेट इस तक पहुंचाएगा, ये अपने सबऑर्डिनेट को बोलेगा, सबऑर्डिनेट अपना इस तक पहुंचाएगा. सो उसमें व्हील में सबऑर्डिनेट ही सबका हब बनता है. थर्ड इज सर्कुलर. सर्कुलर में क्या होता है? कम्युनिकेशन मूव इन अ सर्किल. जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो सर्किल में मूव करता है, जैसे एक टाइम पे यहाँ तो एक टाइम पे यहाँ बात हो रहा है, दूसरे यहाँ, फिर इस टाइप से सर्किल में मूव करता है. इट इज़ अ स्लो फंक्शन. एंड फोर्थ पॉइंट इज फ्री फ्लो, which means each person can communicate freely with other. It is a fast communication. In this कोई भी जो भी एम्प्लॉय है जिससे बात करना चाहता है वो किसी से भी बात कर सकता है. ये बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता है. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इन्वर्टेड वी. In this, subordinate is allowed to communicate with his superior as well as superior supervisor. सो इसमें जो हमारा एम्प्लॉय होता है वो सुपीरियर से भी बात करता है, सुपीरियर सुपरवाइजर से भी बात कर सकता है, आप किसी से भी बात कर सकते हो इन्वर्टेड बी में. आगे बढ़ते हैं. आगे हमारा आता है टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में पहला है सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, विच मीन्स ईच पर्सन कम्युनिकेट विथ अदर इन सीक्वेंस. हर कोई अपने जिससे उन्हें बात करना है उनसे सीक्वेंस में कम्युनिकेट करे. जैसे ए बी से बात करे, बी सी से बात करे, सी डी से. यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि ई ए से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ए डी से बात कर रहे हैं. यहाँ सब एक सीक्वेंस में बात कर रहे हैं. क्लस्टर नेटवर्क, जिन पे आपको भरोसा है आप उनसे ही सिर्फ बात करते हो, उनसे ही अपने बात शेयर करते हैं. यहाँ ये जो मान लीजिए जो आदमी है उसे ये दोनों पे भरोसा नहीं है तो वो ये दोनों से बात नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ ये चार से ही सिर्फ बात कर रहे हैं. इसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर नेटवर्क. आगे है ये जो हमारा अभी हम लोग टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, ये ग्रिफाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क के नाम से जाना जाता है. आगे हमारा आता है थर्ड पॉइंट, गॉसिप नेटवर्क. इसमें आप जिससे भी बात करना चाहे उससे, जैसे आप कॉलेज कॉफी में बैठते हैं, ए बात कर रहे हैं बी से, सी बात कर रहे हैं ए से, डी ए से. सो इसको कहते हैं गॉसिप ने. ईच पर्सन कम्युनिकेट विद अदर ऑन नॉन सिलेक्टिव बेसिस. प्रोबेबिलिटी नेटवर्क मतलब प्रोबेबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है संभावनाएं. सो द इंडिविजुअल कम्युनिकेट रैंडमली विथ अदर इंडिविजुअल. आगे हमारा आता है टॉपिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें क्या क्या बैरियर्स आते हैं. तो सबसे पहला आता है सिमेंटिक बैरियर. सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज. हमारा जो मैसेज है उसको बेहतर ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, तब बैरियर्स आते हैं. सेकेंड है सिम्बल विद डिफरेंट मीनिंग्स. मतलब एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है. आप किसी को कोई इमोजी भेज रहे हैं तो उसका डिफरेंट मीनिंग होता है. सो आप अगर किसी को मैसेज भेज रहे हो, कोई इमोजी सेंड कर रहे हैं, तो आप इमोजी शायद वो किसी मजाकिया फॉर्म में ही सेंड करो, लेकिन जिसे आप सेंड कर रहे हो उसे अगर वो इमोजी समझ नहीं आया, उसे वो लगा कि शायद वो गुस्सा होकर के मुझे सेंड करे या मुझे चिढ़ाना चाह रहा है. सो सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग एक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन होता है. थर्ड है फॉल्टी ट्रांसलेशन, विच मीन्स अगर आप टेक्स्ट हिंदी में लिख रहे हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आप उस टेक्स्ट को लिखे, आप किसी बंगाली या तमिलियन को वो टेक्स्ट सेंड करते हो
हिंदी में लिख करके वो टेक्स्ट आप किसी तमिल पर्सन को सेंड करते हो, वो उसे तो हिंदी समझ में नहीं आ रही, वो उसे ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट करेगा। मान लीजिए वो ट्रांसलेशन, क्योंकि ऑलवेज करेक्ट मीनिंग नहीं देता है किसी भी वर्ड का, ट्रांसलेशन में वो उस सेंटेंस को चेंज करके देखा तो उसमें उसे करेक्ट मतलब उससे थोड़ा गलत भाव लगा मैसेज का, या फिर उसे मीनिंग ही नहीं समझ में आया मैसेज के ट्रांसलेट करने के बाद। सो इट कॉल्ड अ फॉल्टी ट्रांसलेशन। ये भी एक बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन के लिए। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन विच मीन्स इंस्ट्रक्शन मस्ट बी गिवन क्लियरली, जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो क्लियरली गिवन रहे। टेक्निकल जॉर्जन। एंड सिक्स पॉइंट इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, इट इफ दिस इज there is no match in body with expectation and the word, then misunderstanding may happen। अगर आपका बॉडी, अगर आप गुस्से में किसी को उंगली दिखा करके बोलोगे हाय, सो वो आपका बॉडी लैंग्वेज और इंस्ट्रक्शन दोनों मैच नहीं खा रहा है, और ये एक बैड ट्रांसलेशन हो जाएगा आपके मैसेज का। सो सिमेंटिक बैरियर में इतना ही 6 पॉइंट है। सेकेंड है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में प्री मैच्योर एवोल्यूशन, मतलब कि कोई मैसेज भेजने से पहले ही उसे अगर वो पढ़ ले, या फिर पीपल एवेल्यूएट द मीनिंग ऑफ मैसेज बिफोर सेंडर कंप्लीट हिज मैसेज। आप किसी को मैसेज लिख ही रहे हो कि तुम मेरे, चाहे आप कुछ भी लिख रहे हो और वो आधा ही आपने लिख के पहला बार में सेंड किया और आपने सोचा कि मैं लिख करके आप इधर भेज ही रहे हो, तब तक वो उधर से गुस्सा हो गया, आप उसे दूसरे वे में मैसेज लिख रहे थे, लेकिन वो तो नहीं जान रहे कि आप मैसेज में क्या लिख रहे हो। सो प्री मैच्योर रिवोल्यूशन, मैसेज जाने से, मैसेज पढ़ने के पहले ही जो आपका रिसीवर है वो उसे पढ़ ले। सो ये हो जाता है प्री मैच्योर रिवोल्यूशन। ये एक डिस्प्यूट अराइज कर सकता है, वो उसे मैसेज को बेहतर ढंग से नहीं पढ़े, ये एक बैरियर हो जाता है। लैक ऑफ अटेंशन, अगर आपके मैसेज को वो बढ़िया से अटेंशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। द preoccupied mind of the receiver and the reassured non-listening to message act as a barrier। आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, वो आपके अपने माइंड में ये बैठा के रखा हुआ है कि ये तो यही मेरे को बोलेगा ही। सो ये हो जाता है लैक ऑफ अटेंशन, वो आपके मैसेज पे अटेंशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आप चाहे उसे उधर कुछ भी लिख रहे हो, उसके माइंड सेट में एक बैठा हुआ है कि मैं तो, वो तो मुझे इसी भाषा में लिखेगा, यही चीज़ लिखेगा, तो इसका मैसेज ही देखना बेकार है। थर्ड इज लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, मतलब in case of oral communication, loss of information and poor retention is another problem. Usually people cannot retain information for long time if they are not interested। usually देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो चीज़ को वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रखता है, 1-2 दिन, उससे ज़्यादा दिन नहीं याद रखता, वो भूल जाता है। सो लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डिस्ट्रेस। If parties do not believe each other, they cannot understand each other message in its original sense। अगर पार्टी एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती है तो वो उनके मैसेज को बेहतर ढंग से नहीं समझेगी और वो एक बैरियर टू कम्युनिकेशन हो जाता है। थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। उसमें पहला है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। If the policy is not supportive to free flow communication, it may hamper effectiveness of the communication। अगर हमारा जो पॉलिसी है वो बेहतर ढंग से नहीं बना हुआ रहेगा तो वहाँ पर एक बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन में। रूल्स एंड रेगुलेशन, सेकेंड पॉइंट इज रूल्स एंड रेगुलेशन। रिजिड रूल एंड कंबर्सन प्रोसीड्यूर इज हम्बल टू कम्युनिकेशन। Third point is status. Status of superior may also affect communication barriers। अगर superior बहुत हाई पोस्ट पर है और आप एक वर्कर में हो तो आप उनसे बात करने में इतराएंगे, आप उनसे बात करने में थोड़ा डरेंगे। सो ये एक बैरियर टू कम्युनिकेशन हो जाता है। Fourth point is complicity in organizational structure, which means if there is a large number of manager, communication get delayed and destroyed as hunder in filtering points or more। And the fifth point is organizational facility. If smooth and clear communication is not provided, it may cause handle।
आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, द फैक्टर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन लाइक रूल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा मे एक्ट एज अ बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब होता है कि जो वो फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशनल के रूल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हो उन्हें। लास्ट में आपको ये चारों पॉइंट का आपको मीनिंग बता दिया जाएगा। फोर्थ है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में क्या आता है, सबसे पहले फियर ऑफ चैलेंज ऑफ ऑथोरिटी, मतलब कि इफ अ सुपीरियर फाउंड दैट अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन हैड अ एडवर्स इफेक्ट ऑन इट ऑथोरिटी ही मस्ट स्टॉप द कम्युनिकेशन। सेकेंड इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट, मतलब if superior does not have any confidence on his worker must not seek his advice. Third, a willingness to communicate. Sometimes subordinate is not ready to work with his superior. And the fourth is lack of proper insight. There is no communication motivation. Subordinate is not calling to work. नाउ अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों ने अभी जो 4 टाइप का बैरियर पढ़ा, जैसे पर्सनल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, वो सब का मीनिंग जान लेते हैं कि ये होता क्या एक्चुअल में। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर पता है क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड विद द इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज इनटू वर्ड और इम्प्रेशन। सिमेंटिक बैरियर में इनकोडिंग और डिकोडिंग ऑफ मैसेज में जो प्रॉब्लम होता है और वर्ड का इम्प्रेशन में जो प्रॉब्लम होता है उसे हम लोग कहते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। सो फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब होता है इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर्स जो होते हैं वो सारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं। थर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन जो भी बैरियर्स होते हैं वो सारे काउंट हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में। एंड द फोर्थ इज पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर मतलब जो आपके पर्सनली रिलेटेड बैरियर्स होते हैं उन्हें हम लोग काउंट करते हैं पर्सनल बैरियर्स में। सो हम लोगों ने बैरियर्स टू कम्युनिकेशन ये 4 बेसिस पर डिपेंड करता है और इन 4 के अंदर वेरियस पॉइंट है। सिमेंटिक बैरियर्स में 5 पॉइंट है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में 4 पॉइंट है। सो ये सारे पॉइंट कंट्रीब्यूट होकर के बैरियर्स टू कम्युनिकेशन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉप पॉइंट है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव करें। क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। आप किस लिए वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो उस आइडिया को पहले क्लैरिफाई करें अपने रिसीवर को। दूसरा, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर। उस नीड के हिसाब से कम्युनिकेट करिए जिस नीड के लिए जो नीड उससे चाहिए, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। जो रिसीवर का नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेट करिए। तीसरा, कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन। आप बात करने से पहले दूसरे से पूछ ले, विचार कर ले कि मुझे ये बात उससे करना चाहिए या नहीं। फोर्थ इज बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज। अपने भाषा पे ध्यान देते रहे। अगर आप अवे, तू, मैं करके बात करोगे तो वो शायद उसे बुरा लग जाए। सो बी अवेयर ऑफ योर लैंग्वेज। कन्वे थिंग्स टू हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर। अपने थिंग्स को और अपने वैल्यू को उस तरीके से कन्वे कराए लिसनर से, रिसीवर से, कि वो उसे समझ सके। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। एक प्रॉपर फीडबैक आप इंश्योर कराएं उनसे। क्यों? क्योंकि अगर आप उन्हें बढ़िया से मैसेज नहीं भेजेंगे, बढ़िया आपका इंप्रेशन नहीं रहेगा तो आपको फीडबैक भी बढ़िया नहीं मिलेगा। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। आप प्रेजेंट के लिए तो बात कर रहे हैं, साथ में फ्यूचर के लिए भी आप बात करते चले। वाई? बिकॉज अगर आप अभी पूरे तरीके से बात करेंगे तो बाद में शायद ही आपको उनसे कोई काम लग जाए और वो भी आपसे फिर बुरे तरीके से बात करेंगे। 8, फॉलो अप कम्युनिकेशन। फॉलो योर कम्युनिकेशन स्किल as it helps in removing hurdles. Be a good listener. Don't speak only, listen also. Because अगर आप बोलते रह जाएंगे तो सामने वाला अपना व्यूज रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा आपके सामने. So be a good listener also. आगे, so thank you for watching the video till if you like and my video, then please subscribe and press the bell icon and share as much as you can. And again, thank you for watching the video till end. Hope you like it.